हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उन्हें कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। जनवरी 1950 में जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं या जो एक्ट या अधिनियम पारित किए गए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आखिर उन एक्टों की विशेषताएं क्या है, उनके बारे में जानेंगे। एक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं स्टोरी कि भारत में ब्रिटिश जो थे वो 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होंने चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी, जिसके सभी मेंबर्स कंपनी के मैनेजमेंट या व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे और उन्हें कानून बनाने और दंड देने का भी अधिकार था, लेकिन केवल कंपनी के मेंबर्स के लिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध को जीत लिया था, जिसके कारण उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। यानी कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, अब वह भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनना शुरू कर चुकी थी। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए हैं, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी हैं। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 देखेंगे, जो कि 1773 से 1858 तक है, जब कंपनी का शासन था। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ और कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। मतलब कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जब पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब मद्रास और बम्बई दोनों ही बंगाल के अधीन हो गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। याद रखिए, सर एलिजा एम्पे, जिन्हें उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला एक्ट है 1781 का संशोधित अधिनियम यानी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर ये रोक लगा दी गई थी कि वे कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। कानून बनाने और उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया था। मतलब अब न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद
और मामले तय करते थे। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया था। कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही, किंतु राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। इस एक्ट से द्वैध या दोहरी शासन व्यवस्था आरंभ हुई थी। याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा द्वैध या दोहरी शासन व्यवस्था आरंभ हुई थी। इसमें कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था। यानी भारत में कंपनी के जितने भी अधिकृत क्षेत्र थे, यानी जहां भी कंपनी का शासन था, उसे पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था। अगला एक्ट है 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई थीं। अगला एक्ट है 1793 का चार्टर कानून। इसकी विशेषताएं हैं कि कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए ये चार्टर पारित किया गया था। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाने लगा था। अब आते हैं 1813 का चार्टर कानून में। कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उनका चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यानी कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त अवश्य हुआ था, लेकिन चीन से व्यापार करना और चाय का व्यापार करना ये समाप्त नहीं किया गया था। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। भारत के ब्रिटिश इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई थी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया था। अगला अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेटिंग बना। इस टॉपिक को याद रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग था। कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानूनों को अब अधिनियम की संज्ञा दी जाने लगी थी और मद्रास और बम्बई के परिषदों के कानून बनाने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। भारत में दास प्रथा, इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति हो गई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले नियुक्त किया गया। इसे याद रखिएगा कि विधि आयोग का गठन हुआ और प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। अगला अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिशकालीन भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ब्रिटिश सांसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसे याद रखिएगा कि 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी और जिसके लिए 1854 में
मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला पार्ट था जिसमें हमने 1773 से 1858 के बीच में जितने भी एक्ट या अधिनियम या कानून पारित किए गए हैं उनके बारे में जाना है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको जिस भी टॉपिक में, पॉलिटी के जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। Please like, share and subscribe.